चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हफ्ता गुजरा होगा, अच्छे से पैसे बनाए होंगे और अगले हफ्ते के लिए भी बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी। और आपको बता दूं, ट्रैप नहीं हुए अगर तो बहुत अच्छा हफ्ता हो सकता है। आने वाला हफ्ता मार्केट को लास्ट फॉल दिखाकर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि अभी का जो डेटा ऑप्शन चेन का बना हुआ है वो नेगेटिव दिख रहा है, बट मैं आपको बता दूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे दिख रहा है कि ये ट्रैपिंग सी है। नीचे अगर जाती है मार्केट तो ये अपॉर्चुनिटी टू बाय होगी, मौका छोड़िएगा मत और अब धीरे धीरे करके बाय करना शुरू कर दीजिए। काफी दिन पहले से मैं बोल रहा हूँ और अब शायद आप अपनी बाइंग को थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। हालांकि लेवल्स बताऊंगा, उनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से बाइंग कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए, अभी जो फ्राइडे को हुआ, शुक्रवार को, यानी कि क्लोजिंग के टाइम पे लार्सन, रिलायंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स और ग्रासिम, ये वो बड़े शेयर हैं जिनको मैनेज करके निफ्टी को जहां तक पहुंचाया गया वो पहुंचाया गया। हालांकि गिरने वाले शेयरों में भी बड़े दिग्गज थे, जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस सबसे बड़ा हिट था और इन्फोसिस, टीसीएस, नेस्ले और आईसीआईसीआई बैंक गिरते हुए नजर आए। बैंक्स की बात करूं तो बैंक्स पूरी तरह से कमजोर थे, कोई भी शेयर बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। टॉप सारे के सारे टॉप शेयर्स जो थे वो गिरते हुए नजर आए, जैसे कि एसबीआई, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक सब गिर रहे थे। और अगर वीकली बेसिस पे बोलूं तो देखिए, शिल्पा एक शेयर है जो कि 14.66% उठा। अगर वीकली बेसिस पे बात करूं तो ये 21.27% का गेन देकर बंद हुआ है। पिछले हफ्ते में इसने 21% से ज्यादा का गेन लिया है। इसके अलावा फिनोलेक्स ने भी पिछले हफ्ते 20% से ज्यादा, दैट इज 20.72% का गेन किया। और ऑयल इंडिया, इसने भी 16.66% का गेन किया। हालांकि गिरने वाले शेयर भी कुछ इस तरह से थे। और नो ब्रेनर, अदानी के सबसे बड़े नुकसानदेह शेयर अदानी टोटल और अदानी ट्रांस, ये लोअर सर्किट्स मारते हुए चल रहे थे। इन दोनों ने 22% से ज्यादा टूट कर मार्केट को काफी हिट दिया। हालांकि इसके अलावा अल कार्गो 16.56% टूटा और आईडीएफसी भी 16.46%, दैट इज 16.46% टूटा। और इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक भी टूटता हुआ नजर आया, जो कि 13.37% टूटा। और ओवरऑल में अगर आप पिक्चर देखें तो देखिए स्थिति क्या है, जो मैंने आपको बताया शुरू में कि मुझे मार्केट को गिरता हुआ देखने में वो भी कोई लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा नीचे जा रही है। डेटा कुछ इस तरह का बना हुआ है, वो कारण देख लीजिए, आप समझ लीजिए। देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि विदेशी निवेशक जो हैं, उन्होंने हालांकि शुक्रवार को बेचा है, लेकिन वो 624 करोड़ और बहुत कम क्वांटिटी, और काफी दिन से खरीद रहे थे। और आज अगर बेचा भी तो उस हिसाब से बहुत कम बेचा। और अगर डीआईएस की बात करूं तो इन्होंने भी आज नहीं खरीदा, सिर्फ 85.29 करोड़ का माल बेचा है इन्होंने। अगर बात करूं तो फ्लैट ही मान सकते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि अगर वो बेचने पे आएंगे तो ये खरीदेंगे। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत मोटा पैसा लगा हुआ है और कंट्रोल इनके हाथ में है। मार्केट को बहुत ज्यादा गिरने नहीं दिया जाएगा, लेकिन हाँ, अभी गिरावट का सिनेरियो बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। सोमवार की ओपनिंग बहुत बड़ा गेम है। अगर ओपनिंग गैप अप हो जाती है तो बहुत सारे पुट वाले ट्रैप हो जाएंगे और फिर इतनी तेजी से शॉर्ट कवरिंग आएगी कि मार्केट अगर 18,260 के पार चली जाए तो मुझे हैरानी नहीं हो रही होगी। और अगर उसके ऊपर टिका ली गई मार्केट तो फिर नीचे नहीं देखेंगे हम, नोट करके रखिएगा। और देखिए, मंथली फिगर की अगर बात करें तो ये समझिए कि फरवरी मंथ में इस बार अभी तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, विदेशी निवेशक, सिर्फ 969 करोड़ की सेलिंग पे बैठे, यानी कि 969 करोड़, दैट इज नथिंग। जनवरी के महीने में बात करूं तो 41,464 करोड़ का माल बेचा था और लगातार ये 30-40 हजार करोड़ का माल बेचते ही आ रहे हैं। हालांकि दिसंबर में थोड़ा कम करा था, जिसमें 14,000 करोड़ समथिंग बेचा था, और जनवरी में इन्होंने 41,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया था, जो कि अब ऑलमोस्ट फ्लैट है। 1,000 करोड़ भी नहीं है इनकी सेलिंग। और डीआईएस तो लगातार बाइंग कर ही रहे हैं। जनवरी में इन्होंने 33,411 करोड़ की बाइंग करी थी। उसके मुकाबले में अभी तक फरवरी में सेलिंग को देखते हुए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की इन्होंने 11,698 करोड़ की बाइंग कर ली है, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। और जो मैं बोल रहा हूं आपको लगातार, देखिए पिछले 2 साल में अभी तक जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, यानी कि घरेलू इन्वेस्टर जो हैं हमारे बड़े बड़े, उन्होंने 3,71,273 करोड़, दैट इज 3,71,273 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर रखी है। और ये मार्केट को बहुत ज्यादा गिरने नहीं देंगे। और क्योंकि इतना ही माल लगभग एफआईआईज ने बेच दिया, और ये माल आने में करीब 15 साल लगे थे, 14 साल इंडिया में इतना पैसा आने में। और इसको इन्होंने पिछले 2 साल में बेचा है, लेकिन इसको पूरी तरह से डीआईएस ने खरीद लिया है, जिसका मतलब ये है कि ये गिरने नहीं देंगे। ये समझिए आप इस बात को। अगर इन्होंने 15 साल का माल 2 साल में खरीदा है तो आगे भी खरीद सकते हैं। और अभी और बहुत पैसा पड़ा है। और जिस तरह से इन्वेस्टर्स इंडिया में म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो गिनती जिस तरह से बढ़ रही है, इनको कोई खतरा नहीं है। इनके पास पैसा आता रहेगा और ये उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। हाँ, हालांकि अभी मार्केट में थोड़ी गिरावट जरूर दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करें और बाइंग करें। इस वक्त फाइनल डिप हो सकता है ये। हालांकि अब बाकी की बात करें तो देखिए, इस समय इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ही
कूल्ड ऑफ है, इस समय 13.09 पे है। ये बहुत अच्छा संकेत होता है। अगर ये इसी पे मेंटेन रहे तो मार्केट को बढ़ने में बहुत दिक्कत नहीं हुई। हालांकि एक तेजी आती हुई नजर आ रही है इसमें भी, क्योंकि ये अपना बॉटम बना चुका है, कुछ ऐसा लग रहा है, और ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में हो सकता है ये बढ़े, बहुत चांसेस है। बढ़े ना तो कम से कम गिरने की बहुत जगह नहीं बची है। 10 के नीचे जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। अब अगर इसके आगे बात करें, देखिए निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है फ्राइडे को, और बैंक निफ्टी, तो निफ्टी 17,944 दैट इज 17,944 पे क्लोज हुआ है विद डिप ऑफ 91 पॉइंट्स अगर हम बात करें फ्राइडे की। और अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो 41,131 पे क्लोज हुआ है विद अ डिप ऑफ 499 पॉइंट्स। हालांकि जो गेम था वो 748 पॉइंट से ज्यादा का गेम था बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 151 पॉइंट का गेम था, जिसमें से हमने 90 पॉइंट निफ्टी में और 499 लगभग 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में कैप्चर करें। और अगर आप बात करें कि हम पिछले फ्राइडे को कहां पे थे, तो पिछले फ्राइडे को हम 17,856 पर थे, दैट इज 17,856, और इस फ्राइडे को हम क्लोज हुए 17,944 पर। तो अगर वीकली बेसिस पे बात करें तो नेट नेट में हम ग्रीन कैंडल ही बना के क्लोज हो रहे हैं और गेन में हैं। इसलिए फिर बता रहा हूं कि अभी भी कोई गिरने का बहुत बड़ा संकेत मुझे नहीं दिख रहा है। और जिस तरह से रेंज मेंटेन हुई है हालांकि, और जिस तरह निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, हालांकि वो फेल हो गया है, हाँ बिल्कुल हो गया है। पर आपको बता दूं, एक बड़ा मूव आने से पहले, खासतौर पे अप मूव आने से पहले कुछ इस तरह के ही मूव होते हैं जिसमें सबको यकीन हो जाता है कि मार्केट अब तो उठ ही नहीं सकती, और तभी वो उठना शुरू करती है। और अगर गिरना हो मार्केट को तो वो वक्त नहीं देती है, बहुत तेजी से गिरती है। मैं बता रहा हूं आपको, निकलने का मौका भी नहीं मिलता लोगों को। तो अगर गिरना होता तो ये वैसे गिरती, गिर नहीं रही है। मगर उस हिसाब से अगर आप देखें तो हाँ, ये रिटेल से माल निकाला जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है। जो कई दिन का डेटा, अगर पिछले वीडियोस देखते हैं तो कई दिन ऐसे निकले हैं जबकि माल बेचने वाले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कम थे और खरीदने वाले डीआईज ने ज्यादा खरीदा, और जब दोनों बाइंग में आ गए तब तो नेट नेट रिटेल से ही माल निकाला गया। तो समझिए इस बात को और थोड़ा सा खरीदारी शुरू करिए, मगर थोड़े थोड़े पीसेस में कीजिएगा, एंड डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। अच्छा, अब इसके अलावा बात करते हैं सेक्टर की बात। तो शुक्रवार को, दैट इज फ्राइडे, जो सेक्टर्स में तेजी थी वो था इंफ्रा और एनर्जी। यही दो सेक्टर थे जो ग्रीन में बंद होना मैनेज कर पाए, और दोनों ठीक ठाक सेक्टर है, अच्छे सेक्टर है। आने वाले टाइम में इनमें तेजी आती हुई नजर आएगी। अगर इन्वेस्टर है तो इनमें आप बाइंग कर सकते हैं, खासतौर पर एनर्जी। अब अगर गिरने वाले सेक्टर की बात करूं तो फ्राइडे को सारे सेक्टर गिर रहे थे। रियलिटी, बैंक, आईटी टॉप पे थे। आईटी सॉरी आईटी में 1.21% की गिरावट थी, दैट इज 1.21%, और बैंक्स में, रियलिटी में इससे भी कहीं ज्यादा थी। लेकिन ये वो सेक्टर नहीं है जिनको गिरना चाहिए। हालांकि रियलिटी एक कमजोर सेक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, बट बैंक्स और आईटी जो हैं वो मजबूत सेक्टर है। अगर इनको गिरना होता तो पहले कई बार जब निफ्टी कमजोर हुआ तब भी गिर सकते थे, बट ये कभी नहीं गिरे। हालांकि डॉलर के सॉरी हालांकि डॉलर के बढ़ने से मार्केट को नुकसान हो सकता है और आईटी को नुकसान हो सकता है, बट अभी फिलहाल डॉलर भी एक कंफर्टेबल एरिया में है, खतरनाक एरिया से थोड़ा सा दूर है। हालांकि बढ़ता हुआ उसी तरफ नजर आ रहा है। अगर वो बढ़ा तो वो नुकसान दे सकता है, उस पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। उसके बारे में बात करते हैं आगे चल के। इससे पहले अगर बात करूं 52 वीक हाई की, तो आज फ्राइडे को जो है वो 7 शेयर बढ़ रहे थे, जिनमें अल्ट्राटेक सीमेंट, सुप्रीम इंडस्ट्री, पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस और डालमिया भारत और पॉलीकैब, केपीआईटी टेक, एपीएल, अपोलो हल 52 वीक हाई बनाने वाले शेयर थे। अगर इनमें से बात करूं तो 3 शेयर रेड में बंद हुए 52 वीक हाई बनाने के बाद। ये अपनी बढ़त को बरकरार ना रख सके और ग्रीन में बंद होने की बजाय रेड में बंद हो गए। इसके अलावा अगर बात करें ग्लोबल संकेतों की, तो देखिए गोल्ड जो है लगभग फ्लैट ही चल रहा है, 0.05% बढ़कर 56,255 पे चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, इसमें मुझे एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और वो रेंज 54,800 से लेकर 57,800 की है। इस पे नजर बनाए रखिएगा। जब ये नीचे के लेवल पे आया तो आप खरीद सकते हैं और ऊपर की तरफ को ट्रेड ले सकते हैं। इस तरह की रेंज इसमें बनी हुई है। बाकी मैं चार्ट भी दिखा दूंगा इसका, कुछ लोगों ने कहा था तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी समझा सकूं। सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर भी कुछ इसी तरह चल रहा है, 0.05% के डिप के साथ 65,600 पे है, और ये मुझे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि एक ऐसी जगह पे जहां से ये घूम भी सकता है, बट काफी गिर चुका है। जितना नहीं गिरना चाहिए था ये उतना गिर चुका है, और इसको बढ़त की तरफ जाना चाहिए। इसका भी चार्ट दिखाऊंगा, समझ लीजिएगा। फर्दर क्रूड की बात करूं तो डिप है इसमें 3.8% का, जिसका मतलब 6,253 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को। और इसकी अपनी रेंज जो चल ही रही है, मैं हर बार बताता हूं, इस बार इसकी रेंज जो दिख रही है वो 5,900 से लेकर 6,800 के बीच में दिख रही है। इसके बीच में लग रहा है, अगर 6,000 के पास आया तो आप इसे बाय करने की कोशिश कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। फर्दर अगर बात करूं सिंगापुर निफ्टी की, तो सिंगापुर निफ्टी इस समय 0.31% बढ़कर ट्रेड कर रहा है, क्लोज हुआ है। इनफैक्ट फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो
93, दैट इज 17,993 पे क्लोज हुआ है, विच मीन्स 56 पॉइंट्स का गेन है और ये एक अच्छा संकेत है। हालांकि 18,000 के नीचे है अभी भी, इसलिए इसको बहुत कंफर्म साइन नहीं माना जा सकता। हमें 18,200 के पार जाना है और क्लोजिंग हमें 18,030 से ऊपर ही देनी है, तभी मजेदार गेम होगा, नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है। हालांकि अभी बात करें डॉलर की, जो हमारे लिए एक फैक्टर हो सकता है जो कि हमारे को डिस्टर्ब करे हमारी इकोनॉमी और मार्केट्स को, वो इस समय यूएस डॉलर 82.8625 पे क्लोज हुआ है, विच मींस कि ये अपनी रेंज के बीच में ही है। और अगर इसकी रेंज को बताऊं तो इसकी क्रिटिकल लेवल्स जो हैं वो मुझे नीचे में दिख रहा है 81.04 तक जा सकता है ये, और अगर मैं ऊपर की बात करूं तो 84.36 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 83 के पार जाते ही ये मार्केट को हिट देना शुरू कर देगा, इसलिए इस पर नजर जरूर बना रखिएगा। हालांकि क्रिटिकल ये है कि 82.30 के नीचे ट्रेड करे ये, तो ये हमारी मार्केट के लिए एक अच्छा साइन हो सकता है, क्योंकि 82.30 है क्रिटिकल लेवल, जिसको पार कर ये साइन दे रहा है कि रिवर्सल लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर 82.30 के नीचे आ जाता है तो इसका मतलब कि ये ऊपर नहीं जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा साइन होगा, इस पे नजर बनाए रखिएगा। अब अगर बात करूं इस तरह से लेवल्स की निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो क्रिटिकल लेवल जो है बैंक निफ्टी के लिए नोट कर लीजिए 40,830 से लेकर 41,030, छोटी सी रेंज दे रहा हूं, इसके बीच में कोशिश कीजिए कि मार्केट से थोड़ा सा सावधान रहिए और स्कैल्पिंग कीजिए। इसके ऊपर की तरफ बाइंग और नीचे की तरफ दैट इज 40,830 के नीचे सेलिंग। हालांकि अच्छी पोजिशनल बाइंग के लिए 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोजिंग देनी होगी हमें, तब मानेंगे हम कि बुल्स के हाथ में बात आ गई, वरना बियर्स इस समय बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। और अगर बात करूं निफ्टी की, तो उसका क्रिटिकल लेवल मुझे 17,970 से 50 के बीच में दिखता है। ये टूटना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर ही अगर हम क्लोजिंग दे दें तो बेहतर होगा। अभी हम 944 पे हैं, विच इज ऑलमोस्ट देयर। तो कल की ओपनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी मंडे की, और उसके बाद ट्यूसडे की जो फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है उस पे भी बहुत सारा दारोमदार रहेगा, क्योंकि हर बार हर हफ्ते लगातार ट्यूसडे को हम देख रहे हैं आजकल बड़ी गेम होती है, थर्सडे से भी ज्यादा बड़ी गेम आजकल ट्यूसडे में फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी में होने लगी है। उस पर नजर बनाए रखिएगा, उस दिन बड़ा खेल होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि मंडे को भी हो सकता है यही डराने वाला खेल चालू रखें और ट्यूसडे को असली गेम दिखाएं, तो उस पर भी आप अपना दाव लगा सकते हैं। और मेरे को लग रहा है कि अगर आप अप्रैल की डिस्टेंस कॉल सीई निफ्टी बैंक निफ्टी में खरीदें सस्ती वाली और उन पर बैठ जाएं 1-1.5 महीने के लिए, तो बहुत अच्छा फायदा हो सकता है शायद। बट आप अपनी समझ से जैसा ठीक समझें वो देख कर सकते हैं, मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्दर आगे चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि हमें क्या करना है कल के लिए, मंडे के लिए, और आगे के क्या लेवल्स हैं वीक के लिए और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, नोट कर लीजिएगा पेन पेंसिल लेकर। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें और चलते हैं चार्ट पर। देखिए जैसे मैंने बोला था, तो सबसे पहले चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल देखिए रेंज में है, ये इसकी अपर रेंज है 67282 और 6740, मतलब 40 से 80 की रेंज बनती है, जहां तक ये जाकर टकराकर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और ये वापस आ जा रहा है। तो अगर ये यहीं से नीचे घूम जाता है तो कोई खतरे की बात नहीं, हालांकि हमारी इकोनॉमी के लिए कोई भी खतरा नहीं है। और नीचे की बात करूं तो सपोर्ट ये ले रहा है, देखिए 6000 के आसपास, 6000 से ऊपर बार उछल जाता है। ये पहले थोड़ा कम था, हालांकि लोअर लो के पैटर्न को बना रहा है, तो ये और नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, बट ये नीचे जाएगा तो हमें फायदा ही देगा, हालांकि ऊपर जाएगा तो हमें नुकसान दे सकता, कोई खतरा नहीं, क्योंकि हमारी प्राइस जो है कंट्री में 8,400 तक के लिए प्राइस दिन है, कोई खतरे की बात नहीं है। उसके बाद से हमारे यहाँ पे कोई प्राइस नहीं घटाई गई है और हमारा देश इसमें इसके सस्ते होने से, दैट इज 6400 पे होने से बहुत फायदा कमा रहा है, तो ये हमारे लिए प्लस ही है। बाकी और इसके रेट कहीं कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं इंडिया में, देश में, बाकी तो ग्लोबली ये कम होता ही जा रहा है और आगे भी इसकी कोई बढ़त दिख नहीं रही है आने वाले समय में। और फर्दर अगर आप बात करें, देखिए गोल्ड का चार्ट मैंने कहा था मैं आपको दिखा दूंगा, तो गोल्ड में देखिए ये है इसकी रेंज 58,890 पे जाकर ये टक्कर मारकर वापस घुमा है और यहाँ पर एक पैटर्न बनाया है जिसे इवनिंग स्टार कहते हैं, तब से ये लगातार नीचे गिर रहा है। हाउएवर अब ये यहाँ पर कुछ एक ऐसा पैटर्न बना रहा है जहां से ये दिखा रहा है कि ये वापस जा सकता है ऊपर की तरफ, तो भी मगर मुझे लग रहा है कि ये 58,000 के ऊपर निकलता हुआ नहीं दिखेगा। इसकी रेंज जो है वो 58,890 मैक्सिमम दिख रही है इस हफ्ते के लिए, और नीचे की तरफ अगर बात करूं तो 54,800 के नीचे जाता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। हालांकि जो विद इन मतलब गेम बोलूं जहां पे खेली जाएगी वो 58,000 से 55,800 के बीच में ही दिखेगी। इनको भी आप जैसा ठीक समझे वो कर सकते हैं। बाकी आप ये देख लीजिए 4 घंटे का चार्ट है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये मेन एरियाज बन रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी सपोर्ट है और जितना पैसा यहाँ लगा है 1 2 3 4 5 6 7 बार, यानी कि करीब 7 चौक 28 30 32 घंटे यहाँ गुजार रहे हैं, तो बहुत पैसा लगा हुआ है। इस लेवल को तोड़ता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। 54,800 या 55,000 के आसपास मिले तो खरीद कर आप इसमें बाइंग की कोशिश कर सकते हैं और ऊपर जाने के
लिए खेल सकते हैं। सिल्वर की बात करूं तो देखिए सिल्वर भी कुछ इस तरह से, ऊपर की बात करूं तो 72,783, 780 ये वो लेवल नजर आ रहा है जहां से ऊपर ये जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर नीचे की बात करूं तो मैं 62,200 से नीचे जाता हुआ इसको नहीं देख रहा हूं। और जिस तरह का इसने पैटर्न बनाया है, ये एनगल्फिंग पैटर्न, इससे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा। हालांकि ये अपनी रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा है। 65,800 के पार अगर ये जाता है तो ये 67,400 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और उसके बाद ये 70,000 और 72,780 तक के लेवल मैंने पिछली बार कहा था तो ये टच करके आया था। तो देख लीजिए ये इस बार भी दोबारा से इससे भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगले हफ्ते में नजर बनाए रखिएगा, हो सके तो फायदा उठाइएगा। डॉलर का जो मैं पैटर्न समझा रहा था आइए उसे भी समझा देता हूँ। देखिए ये है इसकी ट्रेंड लाइन, यहाँ के हाई से मैंने खींची है, उसके बाद इसने एक बार, दो बार, उसके बाद तीसरी बार यहाँ पर, और फिर उसके बाद चौथी बार यहाँ पर, और पांचवी बार में इसको पार कर ये नीचे आया था। फाइनली ऊपर आया और फिर नीचे आया, यानी कि रीटेस्ट करा लेवल को, और फिर अब इसके बाद ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये और ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर उस हिसाब से रेंज में देखूं तो ये 84,000 सॉरी 84.20 तक चला जाए तो एक बार को फिर भी शायद हम मैनेज कर लें, क्योंकि वो सरप्राइज नहीं होगा। बट अगर उसके ऊपर जाने लगा तो ये बहुत तेज हिट देगा मार्केट को, उस पर नजर बनाए रखिएगा। और अगर नीचे की बात करूं तो 82.11 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि उससे इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं तो 82.330 को मान लीजिए, इसके नीचे अगर आ जाए तो ये हमारे लिए बहुत कूल ऑफ होगा। और अगर आपको एक अच्छी बात बताऊं तो ये अगर 4 घंटे का चार्ट है, इस पर नजर डालें तो ये पैटर्न जो बना रहा है अभी कंफर्म नहीं है हालांकि, पर ये एम पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये एम पैटर्न का पैटर्न बन जाता है यहाँ से और ये नेकलाइन करता है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरी रेजिस्टेंस सपोर्ट वाली लाइन बन रही है, जिसे मैं 82.30 के आसपास बता रहा हूँ। इसके नीचे आ जाता है तो ये बहुत अच्छे से नीचे की तरफ जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट फिर चलिए 19,000 की तरफ तैयारी कर लीजिएगा। आइए अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए गेम आपको समझा चुका हूं, मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जा रही है। हालांकि अभी भी हम निफ्टी में, हालांकि हम अपर ब्रेकआउट दे चुके हैं, जो बजट डे की या बड़ी वाली रेंज, जो सबसे बड़ी रेंज बनी थी बजट डे पे बनी थी, उसके अंदर हमने ब्रेकआउट दे दिया था। हालांकि अब वापस हम आए हैं तो जैसा देखा आपने डॉलर में रीटेस्ट हुआ है, ऐसे हो सकता है ये रीटेस्ट हो और इसके बाद वापस हम ऊपर जाते हुए नजर आए, तो वो एक बहुत अच्छी मजबूती का साइन होगा और फिर हम ऊपर जा रहे हैं। और अगर नहीं तो हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। और नीचे की तरफ बात करूं तो 17,350 से नीचे जब तक मार्केट नहीं जाती तब तक ये मत मानिएगा कि हम डाउन ट्रेंड में आ गए हैं। तब तक ये करेक्शन है, रिट्रेसमेंट है, वापस बाउंस जरूर करेगी। इस तरह से अपनी बाइंग को प्लान कीजिएगा। अब लेवल्स नोट कर लीजिए अगले हफ्ते के लिए क्या होंगे। तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो पहला लेवल 17,940-50 का है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके पार है ऊपर तो वो बाइंग में है। फिर उसके बाद अगली रेजिस्टेंस छोटी सी 17,972 पे आ जाती है। फिर 18,000 से 18,040 का एरिया है जो रेजिस्टेंस बनता है। और अगर इसको पार कर ले तो फिर 18,100 से लेकर 18,130-35 का एरिया है जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया है। यहां पर ये टाइम बिताएगा ही बिताएगा, मैंने पिछली बार भी कहा था और इस बार फिर कह रहा हूं। और पिछली बार ये यहीं से टकरा के वापस आ गया था, तो इस बार अगर आएगा तो दोबारा टक्कर मारेगा। क्या ये ब्रेक कर पाएगा, ये देखने की बात होगी। इसके ऊपर जाता है अगर तो फिर एक्चुअली में फिर ये 18,260-70 की कोशिश करेगा। हालांकि 18,200 पर भी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है जिसको पार करना, टेक्निकल भी है ये रेजिस्टेंस, इसको पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये 18,270 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दे तो बॉस फिर बिंदास पोजिशनल्स बाय में बैठ जाइएगा। हालांकि अभी फिलहाल इस हफ्ते ये इससे ऊपर जाता हुआ मुझे लग नहीं रहा है, बट हो सकता है। अगर ऐसा हो तो वीडियो देखते रहिएगा, डेली वीडियो में जरूर बताऊंगा। हालांकि नीचे की बात करूं तो वो ज्यादा खतरनाक लेवल है, हालांकि सपोर्ट्स काफी अच्छी अच्छी हैं। तो पहली सपोर्ट तो 17,890 पे है, फिर उसके बाद 17,850 पे, और उसके बाद 17,813 पे। और ये वो एरिया है जो कि क्रिटिकल एरिया है, यानी कि 17,800 को ना ही तोड़े निफ्टी, स्पॉट की बात कर रहा हूं तो अच्छा है। अगर तोड़ दे तो फिर 17,765 विल बी लास्ट होप, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। यहां तक तो हम मानेंगे कि बुल्स और बियर में लड़ाई हो रही है, लेकिन उसके बाद बियर्स कंट्रोल में आते हुए नजर आ रहे हैं और वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा मानिएगा। और सेल के ट्रेड लेना शुरू कर दीजिएगा, थोड़े लंबे वाले भी ले सकते हैं। उसके बाद जो अगली सपोर्ट आती है वो 17,722, और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,650-60 के आसपास आती है। इसको ना ही तोड़े, इसको ना ही छुए तो अच्छा, और छुए तो छूते ही वापस ऊपर कूदना चाहिए, इसे वापस रिवर्सल लेकर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। नहीं गया तो फिर हम बड़े वाले नीचे जा रहे हैं, जिसकी मुझे अभी फिलहाल आशा कम है। हालांकि मुझे लग रहा है यहीं पे सपोर्ट ले लेगा। ओवर इस लेवल को अगर तोड़ दिया तो 17,611 लास्ट होप होगी। यहां तक फ्लिकर कर वापस बाउंस कर ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर चल पड़े हैं हम नीचे की तरफ, और जिसका मतलब यह है कि
450 के आसपास का अगला एरिया होगा जहां पर ये सपोर्ट लेगा 450-47, और उसके बाद छोटी सी सपोर्ट 17,394 पे, और उसके बाद 17,353, दैट इज 17,394 एंड 353, और उसके बाद 312 विल बी द लास्ट होप्स। और इनको तोड़ने के बाद 17,250 से अगर नहीं बाउंस हुआ तो फिर हम जा रहे हैं एक बड़े वाले 1,1200 पॉइंट के गेम के लिए, जो कि कब आएगा उसको हम देखेंगे और अकॉर्डिंगली अगले वीडियो में बताऊंगा। इस हफ्ते में मुझे इससे ज्यादा पार जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें इसी तरह से, तो देखिए बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो अभी क्रिटिकल लेवल 41,130 का एरिया बनता है। यहां से 130 से 220 का एरिया, जिसको ये पार करेगा कि नहीं ये देखना होगा। और अगर इसको पार कर ले तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है फिर 41,538 पे, और 41,696 अगला लेवल होगा, और उसके बाद 41,829, और उसके बाद 42,029 विल बी द मोस्ट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट एरिया। अगर बैंक निफ्टी को बुल साइड पे आना है और बाइंग में दिखना है और ऊपर जाने की ताकत दिखानी है तो इसको इसके ऊपर क्लोजिंग करनी होगी, दैट इज 42,030 से 50 मान लीजिए 42,050 के ऊपर जब ये क्लोजिंग देना शुरू करेगा तब इसको पोजिशनल बाय किया जाएगा, और इसको माना जाएगा कि ये बियर्स की ग्रिप से बाहर आ गया है। अदरवाइज ये कंप्लीटली बियर्स की ग्रिप में है और ये बहुत कमजोर नजर आ रहा है। और अगर गिरना होगा निफ्टी को तो ये सबसे बड़ा कारण होगा, इस पे भी नजर बनाए रखिएगा, यानी कि डॉलर, वॉलेटिलिटी इंडेक्स और बैंक निफ्टी, इन पे नजर रखिएगा। और अगर ये के साथ में डॉलर में कहीं कुछ गड़बड़ होती है, इन तीन चीजों में डॉलर गड़बड़ करता है तो आईटी सेक्टर को भी इंक्लूड कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे अगले हफ्ते के लिए। अब अगर बात करूं नीचे की, अगर नीचे को आना है बैंक निफ्टी को तो काफी मोटी रेंज है, जहां पे 40,970 एक आखिरी सपोर्ट बनती है, और इसके बाद 40,824 ये लास्ट होप है। इसको तोड़ दिया इसने तो फिर अच्छा वाला फॉल कम से कम 800-900 पॉइंट का आता हुआ नजर आ रहा है। लेवल्स क्या होंगे वो ये होगा कि अगली सपोर्ट जो होगी वो 40,667, 40,518, और उसके बाद 40,400, उसके बाद 40,247, और उसके बाद 40,000 लास्ट होप जो कि नीचे डिप मारे तो 39,932 तक है, उसको तोड़ दिया तो फिर और नीचे जाएगा। और उसके बाद 39,647 और 39,499 विल बी द फाइनल क्लोजर ऑफ द बुल्स। अगर 499 दैट इज 39,500 मान लीजिए इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है बैंक निफ्टी तो और 1,000-2,000 पॉइंट की गिरावट देता हुआ नजर आएगा। नजर बनाए रखिएगा इन लेवल्स पे और डू मेक गुड प्रॉफिट्स। और बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा अगर लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहिए। जिस तरह से भी डेटा चेंज होता है वो वहां बताता हूं और अच्छे ट्रेड मिलते हैं और अच्छे प्रॉफिट लेता हूं। कम होते हैं ट्रेड लेकिन प्रॉफिट्स प्रॉफिटेबल होते हैं, और ना हो कुछ और तो कम से कम गारंटी देता हूं कि ट्रैपिंग से जरूर बचेंगे। आजकल ट्रैपिंग का टाइम चल रहा है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैपिंग होती है, सो ट्रैपिंग से जरूर बच जाएंगे। मेक श्योर दैट यू ज्वाइन टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके अलावा लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अभी 2 दिन पहले जो हमने बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी मैंने दिखाई थी, सिखा रखी है, उसके हिसाब से कल मार्केट चलती हुई नजर आई थी थर्सडे को, और उसके तहत में बहुत मोटा प्रॉफिट कमाया था। मैं सुबह से ही जब सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगी, गैप अप के बाद नीचे जाती हुई नजर आई थी, और उसमें एक 10,000 रुपए लगाकर सीधा 20,000 ऊपर से कमाए जाते हैं, यानी कि 10,000 के 25-30,000 बन जाते हैं अगर उसको आप ठीक से खेल पाए तो। भूलिएगा नहीं उसको, लर्निंग वीडियो को। और उसके अलावा भी कुछ लर्निंग वीडियोस हैं जो अभी फिलहाल के लिए फ्री करे हुए हैं, आगे नहीं रहेंगे, पहले भी नहीं थे। डू मेक यूज ऑफ देम। एंड विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।